इसको भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आस्क संदीप सब्रवाल .com के संदीप सब्रवाल हैं। संदीप, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। आपको लगता है कि बाजार में जो अभी हाल ही में एक करेक्शन देखने को मिली थी वो एक हेल्दी करेक्शन थी, टाइम बीइंग थी? अदरवाइज कोई और खास, अगर एफआईज सेल ऑफ कर भी रहे हैं कैश में तो एक रूटीन सेल ऑफ है जो ईयर एंड पे देखा जाता है और यहां से अब किसी तरह की चिंताएं ज्यादा नहीं है। एनएफआईज विल इवेंचुअली टर्न इनटू बायर्स आल्सो। क्या आपका रिएक्शन है इस रैली को देखते हुए? नमस्कार। तो आपने जो सेंटेंस किया उसमें से सारे कभी ना कभी एक्चुअली ट्रू हो जाएंगे। तो लेकिन अभी के दिन हम जब मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट ने एक करेक्शन जरूर दिया, लेकिन उसमें काफी फास्ट रिकवरी आ गई और वो ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो किया। अगर आप देखिए तो यूएस मार्केट में भी एक सेल ऑफ सा आया, लेकिन वो सारा उन्होंने टेक आउट करके ऑल टाइम हाइज पे पहुंच गए। और वैसा ही ट्रेंड हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, जबकि एफआईएस की कंटिन्यूअस सेलिंग रही है क्योंकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के मुकाबले काफी सस्ते हो गए हैं, तो काफी कुछ पैसा डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर फ्लो स्ट्रांग है, तो उस कारण इंडियन मार्केट्स में एक मोमेंटम बना हुआ है। आगे जाके दिसंबर अगर आप देखिए, हिस्टोरिकली भी आप अगर एनालाइज करेंगे, दिसंबर में नॉर्मली मार्केट इतना कभी गिरता नहीं है। थोड़ा सा गिरता है या थोड़ा सा चढ़ता है, कई बार चढ़ता जरूर ज्यादा है लेकिन गिरता कभी ज्यादा नहीं है। ये एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि मिथ, एक तरह से धारणा है कि दिसंबर में एफआईएस बेचते हैं और मार्केट गिरता है और जनवरी में वो वापस आके खरीदते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में जाके, जनवरी नॉर्मली एक ज्यादा मुश्किल महीना रहता है मार्केट्स के लिए, क्योंकि उस समय रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ता है मार्केट में दिसंबर की छुट्टियों के बाद, और उसके बाद लोग एक ज्यादा एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें इक्विटी में कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्स्ट खत्म हो गया। मेरा एक व्यू है कि एक लेग और डाउन करेक्शन का जरूर आना चाहिए, और वो जनवरी फरवरी के महीनों में आ सकता है। लेकिन वो समय अच्छा रहेगा उन निवेशकों के लिए जो हमेशा करेक्शन की वेट कर रहे थे और उनको मौका नहीं मिला। वो समय अच्छा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी साइकिल इंडिया में चल रहा है, और और उस कारण से कुछ कंपनीज ऐसे वैल्यूएशंस पे अगर हमें मिल सके जिसमें 20-30% का रिटर्न मिल सके तो वो अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे मौके अगले 2 महीनों में जरूर आएंगे। संदीप, आप मार्केट का जो एनालिसिस बता रहे हैं, आप लग रहा है आपको कि जनवरी फरवरी के महीने में शायद कुछ और करेक्शन दिख सकता है। एक सवाल ये बनता है कि जो इस समय जो फैक्टर्स मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं या फिर मार्केट पर प्रेशर डाल रहे हैं, उनमें किस पर फोकस करना चाहिए? एक पिछले 2 साल से जो हम देख रहे हैं, जो कोविड का समस्या चल रही है, वो एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अब खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में येलो अलर्ट हो सकता है, यानी स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो जाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ मार्केट पर्सपेक्टिव से, क्या ये जो सारी खबरें हैं जो एट दी एंड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं, अगर दुकानें बंद होंगी, सिनेमा घर बंद होंगे, स्पास बंद होंगे, जिम बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, तो जाहिर तौर पर ब्रॉडर पिक्चर में इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। क्या मार्केट ये सब डिस्काउंट कर चुका है? क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक पिछले कुछ समय में इस खबर को लेकर नहीं दिखा है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि इंडिया में क्या हुआ है, तीसरी वेव एक तरह से शुरू हो रही है, और हो रही है या होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि शायद हो रही है। और लेकिन ग्लोबली अगर आप देखिए तो काफी देश जो है वहाँ पे चौथी पांचवी वेव आई है। कल के रिपोर्टेड फिगर्स में यूएसए में 4 लाख कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन फिर भी यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया। तो ये एक चीज काफी मुश्किल हो चुकी है। काफी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स थे कि जब चीजें बंद होती हैं, जब इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, मार्केट फिर भी चढ़ता रहता है, और उसका कारण ऑब्वियसली लिक्विडिटी है कि लिक्विडिटी इतना ज्यादा है मार्केट में ग्लोबली कि वो लिक्विडिटी ही मार्केट को ड्राइव कर रहा है नियर टर्म में। तो मुझे लगता है कि ये अभी तक जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ओमिक्रॉन लेड वेव जो है वो एक छोटा वेव रहेगा, उसके कारण डिस्रप्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेथ्स ज्यादा नहीं हो रही। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर रहा है। जो रिस्क हमें देखने हैं वो है इन्फ्लेशन के, क्योंकि ओमिक्रॉन के रिस्क के बावजूद अगर आप देखिए ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस चढ़ते जा रहे हैं, तो एक इम्पैक्ट जो कमोडिटीज पे आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में नॉर्मली चल रहे हैं। इस बार डर थोड़ा कम है, और और मुझे लगता है कि ये ही सबसे बड़ा रिस्क है, एक जो लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली बाहर निकालेंगे
उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अगले कुछ महीनों में इंडिया में भी इन्फ्लेशन के फिगर्स जो हैं वो पहले कुछ महीनों से ज़्यादा आने शुरू होंगे, तो उसके कारण मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो 2022 का जो पूरा साल रहेगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही रहेगा मेरे हिसाब से कि लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी कैसे प्ले होती है और उसके कारण इक्विटी मार्केट्स पे क्या असर रहता है। संदीप, पहले तो शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। ये बैंकिंग पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, जिनकी बैलेंस शीट हूबहू एक जैसी है, जिस पे हम कहते हैं ना कि अनसिक्योर्ड लोन वो थोड़ा ज़्यादा है। मैं इन तीनों पर्टिकुलर बैंक पे एक बार आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ले रखा है। लेने की बात तो आप बता रहे हैं कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उनके बारे में तो पता करना होगा। इन 3 बैंक्स पे पर्टिकुलरली आपका व्यू क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से छोटे बैंक से निवेशकों को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितने बड़े हैं उतने आपका अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास लो कॉस्ट जो जो हम कासा डिपॉजिट्स कहते हैं वो काफी स्ट्रेंथ रहती है, आपका बैलेंस शीट बड़ा होता है और आपका पोर्टफोलियो जो लेंडिंग पोर्टफोलियो भी आपका वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। छोटे बैंक्स में फैंसी आती है, लोग हमेशा ढूंढते हैं कि अगला एचडीएफसी बैंक कौन बन जाएगा, लेकिन वो बनते नहीं है। कारण ये है कि लेंडिंग बहुत ही टफ बिजनेस है, और जब बैंक्स के मैनेजमेंट्स शॉर्ट टर्म लेंडिंग करके और अनसिक्योर्ड लेंडिंग करके मार्जिन ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें पैसा भी लूज हो जाता है। तो मेरा व्यू, जो 3 बैंकिंग स्टॉक्स आपने जिनका नाम लिया, उन तीनों में मैं ये कहूंगा कि निवेशकों को दूर रहना चाहिए। जिनके पास है वो क्योंकि अभी स्पेशली आरबीएल बैंक में इतनी पिटाई हो गई है, तो हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक आए, तब निवेशक एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन बाकी दोनों बैंक्स में मेरे ख्याल से निवेशकों को अपना ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि जो स्टॉक ज्यादा गिरता है हम उसको खरीदते जाएंगे, तो वो एक लूजिंग पोर्टफोलियो आप बनाते रहते हैं, वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती मार्केट में। तो इन सब बैंक्स के कॉम्बाइंड अगर आपके पास 5% से ज्यादा आपका पोर्टफोलियो का है तो मेरे ख्याल से आपको बेचना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन इज अ गुड आइडिया। इसमें संदीप, अगर 2022 के लिए अब कोई पोर्टफोलियो को बनाना चाह रहा हो, रीचेक करना चाह रहा हो, इसमें कुछ एडिशन करना चाह रहा हो, तो आप क्या सलाह देंगे? क्या प्लस माइनस कर सकते हैं? कौन से सेक्टर्स को रखना चाहिए, कहाँ एडिशन हो जाए, किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं? तो इस साल अगर हम देखें तो टिपिकली हर साल जो लीडर्स होते हैं मार्केट के वो काफी चेंज हो जाते हैं, तो लेकिन निवेशकों का जनरली ध्यान ऐसा रहता है कि वो जो पिछले साल का परफॉर्मर है उसी में ज्यादा पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि सारा कुछ एनालाइज करने के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड सेक्टर ऐसा है जिसके स्टॉक्स अभी भी ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो ये एक सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। और इसमें सबसे बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो है, उसमें हाल ही में थोड़ी बढ़ावत जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है उसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है, तो ये जरूर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसी में अगर हम जाएं तो छोटी कंपनीज अगर हम देखें तो एनसीसी लिमिटेड के पास काफी अच्छे ऑर्डर्स है, उनका एग्जीक्यूशन भी पिक हो रहा है और वो बहुत सस्ती है, 4-5 पी प्राइस अर्निंग रेशियो पे कंपनी है, तो मुझे लगता है कि ये एक कंपनी अच्छा करेगी। और एक कंपनी हमारे पोर्टफोलियोज में और है प्राज इंडस्ट्रीज, जिनका कैपिटल गुड्स और इनका एथेनॉल प्लांट्स में इनका काफी स्ट्रेंथ है, तो ये कंपनीज अच्छा करनी चाहिए। तो कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है उसमें ये कंपनीज अच्छा करेंगी। ऑटोज में अपॉर्चुनिटी आएगी, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़ी कंपनीज में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनके नए प्रोडक्ट्स अब अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में हो सकता है। और फाइनेंशियल्स में अब जो बड़े फाइनेंशियल्स हैं जो करेक्ट हुए हैं, वो ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे, तो इनमें जैसे एक क्लैरिटी आएगी कि इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसा जाएगा तो उसमें रिवाइवल आएगा। रियल एस्टेट इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है, स्टॉक्स काफी चढ़ चुके हैं, तो मेरा व्यू ये है कि अगले 5-6 साल में रियल एस्टेट अभी भी अच्छा करेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को बेहतर मौके ढूंढने पड़ेंगे प्राइस के एंट्री के, क्योंकि ये बहुत हाई बीटा होता है। तो जब मार्केट में करेक्शन आता है, अगर मार्केट 5% गिरता है तो ये स्टॉक्स 10-15% गिरते हैं, तो ऐसा जब मौका आए तब रियल एस्टेट में भी निवेश करना चाहिए। हम लोग ओपनिंग थीम की बात अक्सर करते हैं संदीप यहाँ पर, और ये चर्चा होती है कि जैसा कि आप भी कह रहे थे कि बहुत हद तक पचा लिया है बाजार ने, ओमिक्रॉन जो आया है बाजार में, जो नया वेरिएंट है उससे बहुत ज़्यादा डर नहीं है।
तो अब धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है, तो जो ओपनिंग अप वाला थीम है उस पर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी फोकस होता है। इंडिगो अच्छा चल रहा है आज, इंडियन होटल्स इस पर नज़र डालिए वो भी अच्छा चल रहा है आज, बाकी डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं। अगर इस थीम को प्ले करना है तो आप होटल्स के साथ जाएंगे, एयरलाइंस के साथ जाएंगे, गेमिंग स्टॉक्स के साथ जाएंगे, क्या फोकस करेंगे आप? हाँ, मैं कहूँगा कि ओपनिंग अप जो स्टोरी है वो काफी अच्छी स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि ये अब अगर ओमिक्रॉन के कारण लेट्स से अब हम लोगों को प्रिडिक्ट इतना नहीं कर सकते, हम मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेंड है उससे लग रहा है कि इस वेव के बाद एक शायद काफी हद तक कोविड का खात्मा होगा। और अगर ऐसा होता है तो ट्रैवल टूरिज्म, अभी भी आप देखिए ओमिक्रॉन है लेकिन लोग इतना डर नहीं रहे, लोग अपनी छुट्टियों पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो सारे आपने कंपनीज के नाम लिए, इंडियन होटल बहुत अच्छी कंपनी है, हमारे पोर्टफोलियोज में है। इनके करंट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इनकी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, इन्होंने अभी राइट्स इशू कर लिया है तो डीलीवरेज हो जाएगी बैलेंस शीट, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं निवेशक। दूसरा, ओपनिंग अप ट्रेड में लगेज कंपनी आ जाती है, जैसे वीआईपी इंडस्ट्रीज है, वो कंपनी काफी अच्छा कर रही है, उन्होंने अपनी आउटसोर्सिंग चाइना से बांग्लादेश में शिफ्ट की है और काफी वेल प्लेस्ड है। और जैसे जैसे नॉर्मलसी बढ़ रही है तो उसमें काफी डिमांड आ रहा है लगेज सेक्टर में, तो वो एक कंपनी अच्छा कर सकती है। जैसे मल्टीप्लेक्सेस, अब एक सिनेमा वाला जो पूरा सेक्टर है वो दो कंपनीज का रह गया है मोर और लेस, आइनॉक्स और पीवीआर। तो इनमें से जिसको जो पसंद है वो ले सकता है। मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज काफी अच्छा करेंगी जब ओपनिंग अब वापस होगी, क्योंकि जो स्टैंड अलोन सिनेमाज हैं वो काफी हद तक बंद हो चुके हैं। तो ये सारे थीम्स अभी भी ऊपर से ये सब 20 से 30% करेक्ट हो गए हैं जब से ओमिक्रॉन का वेव आया है। तो ये अभी और अगले कुछ हफ्तों में इन स्टॉक्स में निवेश करने से मुझे लगता है डेफिनेटली पैसा बनना चाहिए। संदीप, एक और चीज़ है जिसके आप एक्सपर्ट माने जाते हैं वो है अर्निंग। अभी अर्निंग्स का सीज़न फिर से शुरू होगा और ठीक बजट से पहली वाली अर्निंग्स है। कहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस दिखती है और कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये अर्निंग्स ऑलमोस्ट प्राइस के अंदर डिस्काउंट है? जैसे कि आईटी को देख के लगता है कि शायद थोड़ा डिस्काउंटिंग है, लेकिन जैसे बैंक्स को देख के लगता है कि थोड़ा डिस्काउंटिंग नहीं है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी कंपनी जो आईटी कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स मोर और लेस फुल्ली डिस्काउंटेड है। थोड़ा भी नेगेटिव सरप्राइज आएगा तो सेल ऑफ ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही बैंक्स में एक नेगेटिविटी है, और इसलिए इस कारण से भी है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी बैंक्स होल्ड करते हैं, तो जब सेलिंग आती है तो काफी बैंक्स में बिकता है, बकवारी आती है। तो वहां अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली एक अपस्विंग आ सकता है। ऐसे ही स्टील सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, लेकिन स्टील प्राइसेस ग्लोबली गिरने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है। कंज्यूमर कंपनीज के स्टॉक्स में नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस इतने बड़े हैं कि वहाँ पे एक इम्पैक्ट आ रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड कंपनीज में पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है। तो ये अर्निंग सरप्राइज जो अर्निंग सीजन में है ये काफी बड़ा डिटर्मिनेंट होता है नियर टर्म स्टॉक प्राइस मूवमेंट का, और जहां पे बहुत पॉजिटिविटी है वहां पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आज हमें समय देने के लिए, हमसे इस सब पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक फंडामेंटल नजरिया हमने ले लिया, लेकिन एक बार टेक्निकल नजरिया आज के बाजार पर, ट्रेड सेटअप पर और आज के लेवल्स को क्रूशल मानना चाहिए लास्ट आवर ऑफ द क्लोजिंग में।